गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अधिगम यानी सीखना के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम के बारे में अगर बताना चाहे तो अधिगम लर्निंग शब्द से बना हुआ है। एक बहुत अच्छे विचारक ने बोला है, सीखो सीखो सीखो, घर से सीखो, समाज से सीखो, मित्र से सीखो, शत्रु से सीखो, सीखते रहो सीखते रहो। वेदों में जीवन का शाश्वत मंत्र है, चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो। चलते रहना गति है जीवन की, सीखते रहना भी गति है जीवन की। एक दूरी को कम करता है, दूसरा रिद्धि तथा सिद्धि के भंडार को बढ़ता है। चलना तथा चलाना, सीखना तथा सिखाना काल के अंश है। इन अंशों को भरपूर उपयोग ही शिक्षा है। सीखते रहो, सीखने से ज्ञेय हो जाना। ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि विकास के पथ को सरल करती है, शक्ति तथा समय की बचत करती है। सीखना जीवन की सर्वोत्तम कला है। जो आप नहीं जानते उसे जानना सीखना है, जो सीखते हैं उसे जीवन व्यवहार में लाना है। यह उपलब्धि है। न जाने को जानना, न आने को सीखना, सीखकर अपनाना, अपनाकर दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करना जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। यही जीवन का अभिप्रेत है। अब आगे बात करते हैं हम। ये आपको एक अच्छे विचारक की एक विचार आपको प्रस्तुत किया गया। हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। अधिगम। अधिगम अंग्रेजी शब्द लर्निंग से बना है। चलिए चलते हैं हम। अधिगम एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ अधिगम करता है, अर्थात ज्ञान अतीत का संचयन है, परंतु सीखना सदैव वर्तमान की प्रक्रिया है। इसमें एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। जिसे आप सभी जानते हैं कि बचपन से लेकर के मृत्यु तक हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है। जैसे एक बालक किसी गर्म वस्तु को छूता है तो उसे एक नया अनुभव होता है। यानी जब मान लीजिए कोई बच्चा गर्म एक कप रखा हुआ है, उसे भूख लग रही है, वो उस कप के अंदर देख रहा है कि क्या पता इसमें मेरा भोजन है। जैसे ही वो उस गर्म वस्तु या गर्म कप को पकड़ेगा तो उसका गर्म लगेगा, तो उसे ये एक नया अनुभव प्राप्त होता है। इसके बाद से वह उस वस्तु से दूर रहना सीख जाता है। यानी जब उसको उसका अनुभव होगा तो ऑटोमेटिकली वो उस गर्म वस्तु से दूर हो जाता है। ऐसे ही कई अनुभव हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन आते हैं, जिसके द्वारा आप, हम और सभी कुछ न कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया बहुत ही छोटे शब्दों में हम बात करेंगे। अधिगम की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको बहुत ही साधारण शब्दों में, ऐसे नित्य नए जो प्रतिदिन जो हम प्रयोग करते हैं या फिर किसी व्यक्ति से हम कुछ सीखते हैं, उससे ही ये प्रेरित है। मानव सदैव अपने जीवन में नित्य नए अनुभव करता है। ये सभी नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। मनोवैज्ञानिक ने सीखने की मानसिक प्रक्रिया माना है। यह क्रिया निरंतर चलती है। सीखने की प्रक्रिया को मुख्य विशेषता है निरंतरता और सार्वभौमिकता। वुडवर्थ ने कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ महोदय ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है
इसके विषय में एक छोटी सी बात इसके अंदर आती है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ। आदत, ज्ञान और अभिव्यक्ति, इन तीनों शब्दों से भी अधिगम का निर्माण होता है। आगे चलते हैं हमने इसकी प्रक्रिया और इसकी प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया, इसके अर्थ के बारे में अध्ययन किया। आगे चलते हैं हम अधिगम की परिभाषा। पहली परिभाषा वुडवर्ड महोदय के अनुसार नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन ही ज्ञान है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है ये, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। थॉर्नडाइक महोदय ने इसके बारे में बताया है कि अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने का जो एक सेतु होता है, उस सेतु का कार्य अधिगम करता है। आगे चलते हैं हम इसकी विशेषताओं के बारे में। अधिगम की ऐसे कई विशेषता है। सामान्यतया व्यक्ति जो होता है वो इन विशेषताओं को अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे वो सीखता है, इन विशेषताओं को अपने जीवन में अनुभव करता है और क्रियान्वित करता है। कार्य की क्रियान्वयन से ही इन विशेषताओं की उत्पत्ति होती है। जैसे इसकी पहली विशेषता है, चलते हैं हम सीखने की विशेषता। सबसे पहली विशेषता की ओर ध्यान दीजिए। पहली विशेषता है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है यहाँ पे। इसमें चलिए, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। यानी व्यक्ति अपने जन्म से ही कुछ न कुछ बातें, जो कि हम कह सकते हैं शैशवावस्था के दौरान या बाल्यावस्था के दौरान या किशोरावस्था के दौरान या युवावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के दौरान या मृत्यु पर्यंत हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ सीखना मनुष्य का एक स्वभाव होता है। बहुत ही सुंदर बात है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। यानी अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो हमें सीखना ही होगा। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। तीसरी विशेषता, सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। यानी ऐसी कौन सी भी वस्तु हमारे संसार में या हमारे परिदृश्य में, हमारे वातावरण में जो मौजूद है, उनके द्वारा हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखते ही हैं। यह गुण केवल मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, ये जानवरों में भी पाया जाता है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में नहीं पाया जाता, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी पशु पक्षी और कीड़ों मकोड़े भी सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं मेले के अंदर जब हम जाते हैं तो एक ज्योतिषी जो होता है वो एक तोते की मदद से हमारे भविष्य के बारे में कार्ड के माध्यम से बताता है। अब ये तोता जो होता है उसको सबसे पहले सिखाया जाता है किस प्रकार से उसको ये कार्य करना है, और उस कार्य से वो ज्योतिष या जो भी उसको गाइड करता है उसे वह जीविकोपार्जन साधन प्रदान करता है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। सीखना विकास है। लर्निंग इज ग्रोथ। यानी डेवलपमेंट जो व्यक्ति का है, जो ग्रोथ है, वो सीखने पर ही निर्भर करती है।
व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषताओं को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें पेस्टोलॉजी ने इसे वृक्ष और फ्रोबेल ने इसे उपवन का उदाहरण दिया। उपवन यानी जो जंगल होता है जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम अगली विशेषता के ऊपर। सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इनके अनुकूल बना लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है। गेट्स एवं अन्य विद्वानों का मत है, सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से है। क्रमिक परिचय, जिस समय जो स्थिति हमारे सीखने की बनती है उसके आधार पर ही हम उसकी अनुकूलता को निर्धारित करते हैं। आगे चलते हैं अगली विशेषता पे। सीखना नया कार्य करना है। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन अगर हमें देना है तो हमें उसे और ज़्यादा सीखना होगा। वुडवर्ड के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं जैसे सीखना कोई नया कार्य नहीं है, नया कार्य करना है। पर उसने उसमें एक शर्त लगा दी। उसका कहना है कि सीखना नया कार्य करना तभी है जबकि यह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। अगली विशेषता पे चलते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सीखना न तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखता जाता है वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। यानी जो भी अनुभव हमारे जीवन के अंदर एक के बाद एक आते जाते हैं उनको संगठित करके हम एक नई खोज की ओर निकल पड़ते हैं और उस खोज के जरिए हम कुछ नया सीख लेते हैं। अगली विशेषता पे हम चलते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग इज पर्पसिव। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होता है सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल होता है। मार्शल महोदय ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका डिफाइन किया है, सुनिए आप। सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट विशेषता, सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस। इस पे भी मार्शल महोदय ने बताया है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यानी सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। अगली विशेषता, सीखना सक्रिय है। लर्निंग इज एक्टिव। हम जीवन में हर कदम पर दिन प्रतिदिन नित्य नए अनुभवों का संचय करते हैं। यानी जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस है
ये बिल्कुल सक्रिय अवस्था में होती है। चाहे कोई बालक हो, उससे भी हमें सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए। चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे हम रोड पे चल रहे हो, चाहे हम किसी भी स्थान पे खड़े हुए। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियाँ बालक की क्रियाशीलता पर बल देती है। नेक्स्ट, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है, पर इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। योकम एवं सिम्पसन महोदय के अनुसार हम इसे समझ सकते हैं, सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपके सामने रखी गई है, और आगे की ओर चलते हैं हम। इसके प्रभावित करने वाले कारक, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अगर हम बात करें तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी सारे होते हैं। ऐसे देखा जाए तो जनरली हमारे वातावरण ही हमें प्रभावित करता है, लेकिन हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार चलेंगे, अन्य बात न करते हुए। तो पहली जो हमारा कारक है वो है विषय सामग्री का स्वरूप। पहला कारक सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, ये शिक्षण सूत्र भी है जिसे हम हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है ये, सरल से कठिन की ओर। सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। आगे चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीधा सीधा उनके फिजिकली और मेंटली जो हेल्थ लेवल है उसके आधार पे भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान उसे सही पोषण नहीं मिला है, या उसका वातावरण दूषित रहा है, या उसके माता पिता किसी अनुकूलता के कारण उसे सही दिशा नहीं दे पाए, तो वो भी उसके सीखने पे ही या सीखने को प्रभावित करेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है, जो कि बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं हम, सीखने का समय एवं थकान। सीखने का समय यानी जो लर्निंग का जो टाइम होता है, ऐसे हमारे शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि जो सीखने का ऐसा समय होता है जैसे अध्ययन का समय सुबह का, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है, उसमें हम जो भी कार्य या जो भी अध्ययन करते हैं वो हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। फिर भी हम हमारी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। जैसे हम एक उदाहरण को लेकर के इसको समझेंगे। जब छात्र विद्यालय आते हैं तब उनमें स्फूर्ति होती है, अतः उनको सीखने में सुगमता होती है। जैसे जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में शिथिलता आ जाती है और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामतः उनकी सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। एक छोटे से बच्चे से हम ले सकते हैं, जैसे 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं,
हम देखते हैं सुबह सुबह जब वो स्कूल जाते हैं, काफ़ी चहचहाते हुए स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वो अपने घर की ओर जाते हैं या घर पर जाते हैं तो उनका एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल पूरा का पूरा ही ज़ीरो हो जाता है। उसका कारण होता है क्योंकि बच्चे विद्यालय के अंदर 5 घंटे या 6 घंटे जितना भी समय वो व्यतीत करते हैं, उस समय के अंतर्गत वो बच्चे अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाते हैं, जिसके कारण वो थकान महसूस करते हैं और स्फूर्ति विहीन हो जाते हैं। आगे चलते हैं। सीखने की इच्छा, विल ऑफ लर्न। सीखने की इच्छा सबसे ज़्यादा मायने जो रखती है वो सीखने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं जो लर्नर जो होता है वो महत्वपूर्ण रूप से अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए ही किसी भी चीज़ को सीख सकता है। अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं सीखेगा। आगे चलते हैं हम। प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों यानी मोटिव्स का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखे तो वह प्रशंसा, प्रोत्साहित, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित करे। स्टीफेंस महोदय ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी है, आप ध्यानपूर्वक सुने। शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन एक बहुत बड़ा गुण है। अभिभावक अगर अपने बच्चों को प्रोग्रेसिव और एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो हमेशा हर कदम पर बच्चों का मोटिवेशन करें, उसे अभिप्रेरित करते रहे। तो बहुत ही सुंदर कारक है। नेक्स्ट कारक की बात हम करते हैं, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसके अंतर्गत छात्र और अध्यापक का जो एक रिलेशन बताया गया है। छात्र एक बिंदु के रूप में काम करता है, अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को देखते हुए ये सीखने की जो इसकी प्रक्रिया है उसको वो सीधा प्रभावित करता है। तो अध्यापक व सीखने की जो प्रक्रिया है बहुत ही सुगम प्रक्रिया है। अगर शिक्षक चाहे तो छात्र को किसी भी लेवल पर लाकर उसे एक अच्छा छात्र या अच्छा नागरिक बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सीखने का उचित वातावरण, फॉरेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर, यानी सीखने का उचित वातावरण भी एक छात्र के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम कह सकते हैं जैसे एक ग्रामीण परिदृश्य में कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो आपने देखा होगा अगर उसके परिवार में कुछ आपराधिक गतिविधियां संपादित होती है तो बच्चा पाठ्य पुस्तक के अलावा वो केवल उन चीज़ों पर ध्यान देगा जो उसके आपसी वातावरण में या आसपास वातावरण में घटित हो रहा है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाएगा तो हो सकता है कि बच्चा आगे जाकर के प्रोग्रेस करे और अपने देश का नाम रोशन करे। यानी उचित वातावरण ही कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की ओर ले जाता है और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं, कल हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके।